मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र मिश्रा। और आज हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, फिर हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, एक ऑपरेशन कोई कैसे परफॉर्म होता है किसी ऑपरेटर्स के ऊपर। न्यूमेरिकल ऑपरेटर है, अब कई सारे जो है वो होते हैं, वो परफॉर्म कैसे होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मैं एक नया पेज ओपन करता हूं यहाँ पे। तो ऑपरेटर्स यहाँ पे जैसे दो ऑपरेंड्स है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10 और +20 मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ये जो 10 लिखा हुआ है और 20 लिखा हुआ है इसे बोलते हैं ऑपरेंड्स। मतलब ये 10 एंड 20 ये हो गए ऑपरेंड्स। मैं थोड़ी सी इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूं। यहाँ पे 10 और 20 ये हो गए आपके ऑपरेंड्स, और ये जो प्लस है ये होता है ऑपरेटर। बेसिकली ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर इसलिए क्योंकि ये एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच या मोर देन वन ऑपरेंड्स के बीच। तो अगर हम ऑपरेटर्स को देखें तो कई सारे टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब इसमें आपके आते हैं, जैसे आप ये समझ लो, जैसे हम प्लस यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर आपका डिवीजन होता है। इसमें आपका एक मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे सारे एग्जांपल्स देके आपको। मॉड्यूलर के अलावा ऐसा तो एक हम टर्नरी भी यूज करते हैं, मीन्स क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं और शॉर्ट में इफ एल्स ऑप्शन बोलते हैं। तो मैं इसको समझाऊंगा कैसे होता है। ये बेसिकली होगा हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। दूसरा एक ऑपरेटर्स होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये बेसिकली यूज किए जाते हैं किन्हीं भी दो मोर देन वन ऑपरेंड्स में कंपैरिजन यानी कंपेयर करने के लिए। यानी कि जैसे इक्वल टू होता है, ट्रिपल इक्वल टू होता है, मीन्स इक्वल टू हो गया आपका, नॉट इक्वल टू हो गया आपका, ग्रेटर देन हो गया आपका, लेस देन हो गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। तो इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली कहे जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तीसरा एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है बेसिकली फ्रेंड्स वो तीन ही तरह के होते हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है आर ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। ये बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हालांकि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है ये हमेशा ट्रू फॉल्स वैल्यू देते हैं। ये जो अर्थमेटिकल है ये तो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, क्योंकि ये प्लस या माइनस जो भी परफॉर्म करते हैं ये एक वैल्यू निकाल कर देते हैं। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर ये ट्रू फॉल्स वैल्यू देते हैं। इसके अलावा वैसे तो बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं। उसके अलावा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो हम बेसिकली यूज करते हैं ज्यादातर। मैं उसी को बताता हूं आपको यहाँ पे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू हमारा होता है, फिर हम यूज करते हैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू होता है। इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और हमने एक बताया आपको टर्नरी ऑपरेटर, चाहे इसको अलग से आप लिख लो या इसी के साथ आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के ऑपरेटर हैं। इसके अलावा बिटवाइज और समथिंग होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इन्हीं का यूज करते हैं ऑपरेशन के लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया जिसको मैं लिखता हूं ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स में मैंने 2 फाइल बनाई जैसा कि हमेशा बनाता हूं। एक फाइल मैंने बनाई index.html और एक मैंने बना दी जिसको मैंने बोल दिया operator.js। ठीक है, हमेशा
यहाँ पे हमने लिख लिया JS ऑपरेटर्स, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट लिखा, src लिखा, src में हमने लिख दिया operator.js। इसको हम डायरेक्टली बंद भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने बंद कर दिया और यहाँ पे स्क्रिप्ट से क्लोज कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो हम चलते हैं operator.js की तरफ। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देखते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो मैं इसको कमेंट से घेर देता हूं, सॉरी, मैं इसको कमेंट दे देता हूं, यहां लिखता हूं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब यहां पे अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर यहां पे हो गया आपका, जैसे कि हमने तो वेरिएबल लिया है, सपोज करिए मैंने ले लिया लेट a इज इक्वल टू 10 ले लिया, और दूसरा एक वेरिएबल ले लिया लेट b इज इक्वल टू 20। दो वेरिएबल ले लिए। अब इन दो वेरिएबल पे हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, जिसको हम जैसे हम प्लस ऑपरेटर बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर। तो हम क्या करते हैं, c इज इक्वल टू लिख लेते हैं a प्लस b। अब यहां पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ c इज, यहां पे हमने c प्रिंट कर लिया। अब हम इसको जरा हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे इसको देखने के लिए। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ चेक किया, यहाँ ऑपरेटर्स नाम का एक आ गया। यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ c इज 30, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 10 और 20 को ऐड कर दिया। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तो भी ये वैल्यू आपको दे देगा -10। अब यहाँ -10 क्यों आया, ये +10 क्यों नहीं आया, ये मैं आपको समझाता हूं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में एक सीन ये होता है, मैं पहले थोड़ा सा और बता लेता हूं तो आपको बताता हूं। सेम एज आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो आपको यहाँ पे 200 दे देगा, नहीं 10 और 20 को मल्टीप्लाई करके इसने वैल्यू दे दी। फिर मैंने आपको कह दिया कि नहीं, यहाँ मैं डिवाइड करूंगा तो ये आपको एक डिवाइड का आंसर दे देगा 0.5। अब मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे माइनस क्यों आया। अब माइनस यहाँ पे इसलिए आया, आपने अगर मैथमेटिक्स की थोड़ी सी आपको अगर जानकारी हो तो आप ये समझ रहे होंगे कि अगर हम कोई दो वैल्यू परफॉर्म करते हैं जो कि प्लस में होती हैं, यानी कि 10 और 10, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा आएगी 20, मतलब +20 आएगी। कहने का मतलब ये एक माइनस में नहीं आएगा, ये वैल्यू प्लस में आएगा। लेकिन अगर हम कोई वैल्यू माइनस करते हैं, यानी कि प्लस, अगर किसी भी दो वैल्यू को प्लस किया जाता है तो हमेशा उसका आंसर जो आता है वो प्लस में आता है। लेकिन जब आप किन्हीं दो वैल्यू को माइनस करते हैं तो यहाँ पे जैसे 10 और 10 को मैंने घटा दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन जैसे ही पहली वैल्यू दूसरे से छोटी होती है, यानी यहाँ 10 - 20 हुआ, अगर ये 20 है और ये 10 है, तो जो वैल्यू बड़ी होती है, मैं ये समझाऊंगा आपको कि जो वैल्यू बड़ी होती है हमेशा आंसर जो आता है सब्ट्रैक्शन में, उसी का जो सिंबल होता है वही आता है। यानी अभी 20 यहाँ पे बड़ा है और 10 है छोटा। 20 का क्या 20 जो है वो पॉजिटिव सिंबल है, वैसे मतलब पॉजिटिव है, प्लस में है, और 10 जो है वो माइनस में है। तो यहाँ वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, क्योंकि जो बड़ा होता है हमेशा वही ऊपर आता है, उसी के वैल्यू जो होती है उसी की फॉर्मेट में आती है। अगर ये प्लस फॉर्मेट में है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर ये पहली वैल्यू आपकी नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वैल्यू है, जो हमारी बड़ी वैल्यू है, उसका क्या फॉर्मेट है, वो माइनस में है, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में। यानी कि अगर जब भी माइनस होता है तो पहली वैल्यू माइनस और प्लस माइनस,
ये हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। यानी कि मैं अगर कहूँ यहाँ पे, ये देख रहे थे, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं a इजिकल टू -10 रखता हूँ और यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है इसको भी मैंने -10 रख दिया। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, आप सपोज करो क्या आ सकता है आंसर। आंसर आएगा -20, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जोड़ी जा रही है। लेकिन अगर मैंने इसको ले लिया पॉजिटिव, यानी कि +10 है ये, और ये ले लिया -10, लेकिन मैं इन दोनों को माइनस करता हूं, अब क्या आएगी वैल्यू, ये प्लस में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस हो गए। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गए, बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम प्लस है, माइनस हैं, समथिंग है। अब मैं आपको समझाता हूं ये जो मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है ये क्या चीज है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इनको कमेंट कर देता हूं, हम समझते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर को। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक वैल्यू है मेरे पास 25 सपोज करिए, और मैं उसको 10 से भाग देता हूं, यानी 10 को 10 से डिवाइड करता हूं। अगर मैं b को डिवाइड करता हूं, सही है, a को डिवाइड करता हूं b से। a की वैल्यू है 25, b है यहाँ पे 10। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा, 10 को 25 भागा 10 हम करते हैं तो क्या आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा, 2.5। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसमें 2 ही मुझे चाहिए, 0.5 नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 चाहिए और 0.5 नहीं चाहिए। तो मैं यहां पे एक ऑपरेटर का यूज करता हूं बेसिकली, यानी कि यहां पे मुझे इंटीजर पार्ट अगर निकालना हो तो हम यहाँ पे एक थिंग्स का यूज करते हैं, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि ये चीज कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम देख रहे थे मॉड्यूलर ऑपरेटर। मैं यहां कमेंट करता हूं मॉड्यूलर ऑपरेटर, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं %। तो मैंने यहां अगर % लगा दिया तो इसका मतलब ये होता है, ये हमेशा आपको रिमाइंडर देता है। आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर का मतलब, अगर हम नॉर्मल बात करें, जो हम शेष यूज करते हैं, यानी जो वैल्यू बचती है हमारे पास वो इसमें आती है। यानी कि अगर 25 को हम 10 से मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करके निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो आती है। अभी 10 को 20 को भाग भी 25 को भाग देंगे 10 से तो 2 तो आ जाता है हमारा, जो डिवाइड हो जाता है, यानी 10 दूना 20 हो गया, बचता है कितना, 5। तो जो रिमाइंडर बचता है 5, वो मुझे ये मॉड्यूलर ऑपरेटर देता है। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर। अभी हमने एक चीज देखी थी, ये वैसे मैं आपको अब यहां पे अभी आपको मैंने एक ऑपरेटर बताया था, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर मैं आपको बताऊंगा जब आप इफ एल्स पढ़ोगे, क्योंकि इसका यूज वहीं पे होता है, इस टर्नरी ऑपरेटर का। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल देखने के लिए जो हमने अभी देखा। ये चलिए मैं बता ही देता हूं। अब यहां पे ये जो ऑपरेटर्स थे ना, ये जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं ये बताता हूं आपको। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यहां पे क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल लिया a जिसको मैंने दे दिया 10, दूसरा एक वेरिएबल ले लिया b, इसको दे दिया 20। अब यहां पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहा हूं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर ये कहता है कि मेरे पास अगर एक वेरिएबल है c और मैं यहां कहता हूं a इज इक्वल टू b, यहां पे ये ऑपरेशन ये बताता है, या ये जो आपको वैल्यू निकाल के देगा वो ये कहेगा, यानी इसकी वैल्यू जो आती है वो हमेशा ट्रू फॉल्स में आती है, एक बुलियन वैल्यू आती है। यानी कि सी में हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। यहाँ अर्थमेटिकल ऑपरेटर की तरफ वैल्यू नहीं आएंगे, यहाँ पे या तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा।
अब यहां आप देखो, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू बी, अगर मैं केवल ये लिखता हूं, इसका मतलब जैसे मैंने यहां पे ये ऑपरेटर है, जैसे ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये जो 10 है ये करता है, यहाँ पे ये जो 10 वैल्यू है या यहाँ पे जो 20 है, इन इसको असाइन कर रहा है किसी एक वेरिएबल को, इसीलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर मैंने एक साथ दो असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए, इसका मतलब ये होता है कि मैं ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या a b के बराबर है। अगर ये है, यानी एक a में जो वैल्यू है क्या वो b के बराबर है, अगर ये है तो ये आंसर करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो आंसर करेगा फॉल्स। अभी के केस में क्या a b के बराबर है, नहीं। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20। तो क्या 10 20 के बराबर है? सिंपल नहीं। तो अगर हम यहां देखेंगे c का आंसर, तो यहां आएगा फॉल्स। लेकिन सेम एज मैं यहां कर देता हूं 10, अब क्या 10 10 के बराबर है? ट्रू। तो यहां देखो, मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको आंसर भी हो सकता है थोड़ा सा, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ सी इज ट्रू। तो मैंने कहा कि क्या ए बी के बराबर है, तो ये हुआ कि नहीं, ए बी के बराबर नहीं है। या अगर ये वैल्यू ए बी के बराबर होती तो यहां पे आता है आंसर, जैसा कि आया आंसर ट्रू, तो ये ट्रू आता। अभी एक दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हमने दूसरा एक असाइनमेंट क्या देखा था, नॉट इक्वल टू। एक होता है इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू। मैं ये कह रहा हूं इस नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से कि जो a है क्या वो b के बराबर है, a की जो वैल्यू है क्या वो b के बराबर है। अगर है, यानी मैंने ये इस नॉट इक्वल टू का मतलब a इज नॉट इक्वल टू b, इसका जो मीनिंग होता है a इज नॉट इक्वल टू b। आप खुद बताइए क्या ये सही है? क्या a नॉट इक्वल टू b है? क्या 10 10 के बराबर नहीं है? तो हम कह रहे हैं हाँ है, तो यहां क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स। अगर यहां पे मैंने कह दिया 20, क्या अब ये ट्रू है? 10 20 के बराबर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, तो मतलब ये ट्रू है। ये देख रहे हैं ट्रू आ गया। तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। अब जैसे अब इसी में एक ऑपरेटर आपका आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर, मैं अलग अलग कर देता हूं। ये इक्वल टू ऑपरेटर था आपका, तो इसको बोलते थे a इज इक्वल टू b, सेम एज ये हो गया d, मैंने इसको कह दिया नॉट इक्वल टू, तो a इज हो गया नॉट इक्वल टू, सेम एज यहां पे मैंने दे दिया e, यहां मैं कह रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन b, यानी मैं ये कह रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a की वैल्यू बड़ी है b से। यानी a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 20, तो क्या a b से बड़ी है? ऐसा है, आप यहां पे प्रिंट करके देख सकते हैं। आप तो इस चीज को तो आप नॉर्मली पता लगा सकते हैं कि a b के बराबर नहीं है, यानी 10 b से बड़ा नहीं है 20 से। अगर ये बड़ा होता तो आंसर आता, लेकिन अगर यही चीज मैं लेस देन में लगा दूं, ग्रेटर देन के बजाय, ऐसे ग्रेटर देन है, ये लेस देन लगा देता हूं मैं। अब मैं कहता हूं कि a की वैल्यू छोटी है b से। हाँ करेक्ट है, ये ट्रू आ गया। तो ये हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर, जो एक वैल्यू को एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। अब इनमें और भी होते हैं, जैसे कि आप ये कह लो, मैं ये कहता हूं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू। मतलब ये दो चीजें चेक करता है। आप a की वैल्यू या तो 10 से बड़ी हो, a की वैल्यू या तो b से बड़ी हो या उसके बराबर हो।
ये दोनों कंडीशन में ट्रू हो जाएगा। यानी अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो भी ये ट्रू है, अगर a की वैल्यू b के बराबर है तो भी ये ट्रू है, लेकिन अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो ये ट्रू नहीं, तो ये फॉल्स है। अभी के केस में मैं ये कहूं तो ये क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू यानी 10 न तो 20 से बड़ी है, तो यहां पे क्या हुआ, जो वैल्यू है मेरी 10, मैं ये बता रहा था, तो जो वैल्यू है ये मेरी 10, ये न तो 20 से बड़ी है न ही 20 के बराबर है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू फॉल्स आई, जैसा कि आपने यहां देखा। लेकिन सेम एज अगर मैं इसको लिखता हूं a इज लेस देन b, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं, जैसे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था उसी तरह ये क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू b। यानी अब क्या होगा? अब यहां पे दो अलग कंडीशन आ गई, या तो a की वैल्यू b से छोटी हो या तो a की वैल्यू b के बराबर हो। a की वैल्यू क्या है? 10। या तो 10 20 से छोटा हो या 10 20 के बराबर हो। अब हमारा कौन सा कंडीशन यहां सेटिस्फाई होता है? 10 जो है वो 20 से छोटा है, ये हो गया ट्रू। अगर हम यहां कहते क्या 10 20 के बराबर है, क्या ये ट्रू होता? यस, ये ट्रू होता, क्योंकि यहां पे दो अलग अलग कंडीशन थे हमारे पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था एग्जाम्पल जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। अब लॉजिकल ऑपरेटर जैसा कि मैंने आपको बताया ये तीन ही तरह के होते हैं, या तो एंड होता है, या आर होता है, तो नॉट होता है। अब एक वेरिएबल है मेरे पास a जिसकी वैल्यू है 10, दूसरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 15। अब c इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा मोर देन वन कंडीशन के बीच काम करता है। मोर देन वन कंडीशन का मतलब मैं यहां पे लिखूंगा a इज ग्रेटर देन b एंड a यहां पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम कह देते हैं d। मैं इसको लेता हूं x, मैं ले लेता हूं इसकी वैल्यू 20। तो यहां पे दो कंडीशन है, पहली कंडीशन हो गई a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। अब जैसा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा था, ये हमेशा हमें बूलियन वैल्यू देता था, ये ऑपरेटर से सॉरी, ये हमेशा हमें जो आंसर देता था वो बूलियन में देता था। बूलियन का मतलब ये हुआ या तो वो वैल्यू ट्रू होती थी आंसर, या तो हमारा आंसर फॉल्स होता था। लेकिन अभी यहां भी जो लॉजिकल ऑपरेटर होगा ये भी हमें बूलियन टाइप की वैल्यू देगा, मतलब या तो वैल्यू जो हमारी आएगी, जो आंसर आएगा हमारा वो तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। अभी यहां दो अलग अलग कंडीशन है। मैंने भी आपसे कहा लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा मोर देन वन कंडीशन के बीच वेरी करता है। यानी यहां पे हम ये चेक करेंगे, मतलब ये कंडीशन ये चेक कर रहा है कि a इज ग्रेटर देन b, ये पहला कंडीशन है, और जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी मेरा आंसर ट्रू आएगा। मतलब पहली कंडीशन क्या है, a की वैल्यू b से बड़ी है एंड a की वैल्यू c से बड़ी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c। अब आप खुद सोचिए है कि नहीं, a की वैल्यू क्या है 10, मतलब मैं ये कह रहा हूं
10 इज ग्रेटर देन 15 15 एंड 10 इज ग्रेटर देन 20। अब यहां देखो 10 इज ग्रेटर देन 15 यानी 10 इज ग्रेटर देन 15। क्या ये ट्रू है? क्या 10 की वैल्यू 15 से बड़ी है? नहीं, तो ये पहले फॉल्स आ गया। दूसरा देखते हैं 10 इज ग्रेटर देन, क्या 10 20 से बड़ा है? नहीं। अब यहां देखिए यहां पे क्या हुआ, फॉल्स पहले भी कंडीशन में आई, यहां इस कंडीशन में भी हमारी वैल्यू फॉल्स है और इस कंडीशन में भी हमारी वैल्यू फॉल्स है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स। यानी जब मेरे दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी ऐसा होगा। यानी अगर मैं यहां लिख देता b की वैल्यू इन दोनों से b से और x से बड़ी दे देता, मतलब इसको मैंने 30 दे देता, अब मेरा क्या है? अब मैं ये कह रहा हूं कि 30 इज ग्रेटर देन 15 एंड 30 इज ग्रेटर देन 20। पहला कंडीशन ट्रू क्योंकि 30 15 से बड़ी है, दूसरा कंडीशन ट्रू क्योंकि 30 20 से भी बड़ी है। अभी आंसर क्या आएगा आप देख लो। सॉरी, कुछ इशू हो गया है, क्या दिक्कत है? अब यहां देखिए, ये एक तरह का डिबगिंग का तरीका मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है या कुछ प्रिंट होके नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हम यहां सीधा यहां आते हैं और यहां इंस्पेक्ट करते हैं राइट क्लिक में। ये क्रोम में ऑप्शन है और ये मोजिला में भी ऑप्शन है इंस्पेक्ट का। जैसे ही आप इंस्पेक्ट करोगे ये आपको डेवलपमेंट टूल्स ओपन करके दे देगा। अब हम इस डेवलपमेंट टूल्स को यहां रखते हैं, कंसोल में जाते हैं, देखते हैं एरर आया क्या। कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन। हमने सी को इनिशियलाइज नहीं किया है, किया है, फिर ये इशू क्यों आ रहा है? हमने पहले भी कुछ यूज कर रखा है क्या? ओ सॉरी, यहां हमने गलती ये कर दी है। देखिए हमने यहां x लिखा हुआ है, हमको यहां लिखना था x से कंपेयर करना था। हमने गलती ये कर दी, c को या तो इनिशियलाइज कर रहे हैं और बिना यहां पहले c को यूज कर ले रहे थे बिना इनिशियलाइजेशन के, तो हमें यहां x लिखना था। सॉरी, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी के केस में हमारा पहला कंडीशन है 30 की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू यानी 30 इज ग्रेटर देन 15, ये बड़ी है। और दूसरा जो कंडीशन है वो 30 इज ग्रेटर देन x यानी 30 20 से बड़ी है। अभी आप प्रिंट करोगे तो c की वैल्यू देखो ट्रू हो जाएगी। मैं इसको बंद कर देता हूं। देखो c की वैल्यू यहां ट्रू हो गई, क्यों? हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। ये हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये एंड का काम करता है। अब हम आर देखते हैं, इसी कंडीशन को आर में लगा दो आप, इसको बोलते हैं आर कंडीशन। तो ये क्या हुआ, जैसा कि ऊपर था एंड ऑपरेशन, एंड में हमारी जो पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है दोनों ट्रू होता है तभी वैल्यू ट्रू होती है। लेकिन जो हमारा आर कंडीशन है यहां पे हमारे पास पहला भी ट्रू होगा, पहला ट्रू हो या, आर मतलब क्या होता है? या। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आता है। यानी अगर हम इस कंडीशन में इसको 10 ही रहने दें, ठीक है, तो 10 के केस में हमारी कंडीशन गड़बड़ हो जाती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 15 और 10 इज ग्रेटर देन 20। अब यहां दोनों कंडीशन में फॉल्स हो जाती है क्योंकि 10 की 10 जो है 15 से भी छोटा है, यानी 10
15 से बड़ा नहीं है तो यहाँ भी फॉल्स हो गया, और 10 20 से भी बड़ा नहीं है, यहाँ भी फॉल्स हो गया। तो आर कंडीशन में जब दोनों फॉल्स होता है तो ही वैल्यू फॉल्स आती है। मतलब अगर हम यहाँ चेक करें तो ये फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू को छोटा कर देते हैं, यानी 5 कर देते हैं, तो इस केस में ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है, या 10 इज ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स है। यहां हम कह रहे हैं कि 10 जो है वो 5 से बड़ा है, तो है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, या 10 जो है वो 20 से बड़ा है, ये फॉल्स हो गई। तो यहां जो कि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो यहां पे क्या आएगा, ये आ जाएगा ट्रू, क्योंकि हर केस में यहां पे आर में कोई भी एक कंडीशन, या तो पहली वाली कंडीशन या दूसरी वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमेशा आंसर ट्रू में ही आएगा, फॉल्स में नहीं आएगा। ये हो गया आपका आर कंडीशन। एक कंडीशन होता है नॉट की कंडीशन। नॉट कंडीशन में ये मल्टीपल पे वर्क नहीं करती, ये एक ही पे काम करती। मैं ये कह रहा हूं ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन मैंने यहां लगा दिया नॉट। नॉट हमेशा उल्टा काम करता है, हमेशा अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये, अभी का कंडीशन क्या है, मैं अगर इतने कंडीशन को केवल देखूं तो ये क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5, 10 ग्रेटर देन 5, करेक्ट है। 10 की वैल्यू 5 से बड़ी है ट्रू है, लेकिन मैंने यहां नॉट लगा दी। मतलब अगर यहां पे 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। हमेशा ये उल्टा काम करेगा, ये हमेशा उल्टा काम करता है, ये हमेशा उल्टा काम करेगा। यानी 10 5 से बड़ा है, नॉट लगा दिया, तो नॉट का मतलब जब ये फॉल्स होगा ये कंडीशन तो ट्रू आएगी, जब ये ट्रू होगा तो फॉल्स आएगी। यानी अगर यहां मैं 15 दे देता, अभी क्या है, अभी 10 ग्रेटर देन 15 हो गया, फॉल्स आ गई। आप भी चेक करो, यहां पे आंसर ट्रू आ जाएगा। मतलब ये हमेशा अपोजिशन में काम करता है। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स फ्रेंड्स। तो ये थे बेसिकली ऑपरेटर्स जो हम बेसिकली यूज करते हैं। अगर आप इफ फिल्स पढ़ोगे वहां भी यूज होता है, आप लूप पढ़ोगे वहां भी यूज होगा। ये काफी जगहों पे यूज करते हैं हम बेसिकली। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे आप यहाँ पे एडिशन कर रहे थे, तो एडिशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका एडिशन हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही हो। एडिशन यहाँ पे स्ट्रिंग का और न्यूमेरिकल का भी होता है। मतलब 10 को स्ट्रिंग से भी जोड़ा जा सकता है। मतलब मैं ये कह रहा था आपसे, मैं बताता हूं। मतलब मेरा कहना ये था, मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है इक्वल टू 10, लेकिन यहां पे एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है वेरिएबल्स वाले पार्ट में, कि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल होते हैं इनके टाइप इन्हीं के आधार पर तय होते हैं कि जो वैल्यू उस वेरिएबल में रखी हुई है। यानी कि अगर उस वेरिएबल में वैल्यू रखी है न्यूमेरिकल, तो वो वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं। अगर उनकी वैल्यू स्ट्रिंग में रखी हुई है, यानी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में, तो उनकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, यानी वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के कहे जाते हैं। यानी कि यहां मैं अगर 20 लिख दूं, अगर मैं आपका लिखता हूं इस तरीके से 20, और मैं यहां c इज इक्वल टू लिखता हूं a प्लस बी, और मैं यहां c को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो यहां आता है 30। लेकिन जैसे ही मैं इस 20 को स्ट्रिंग बनाता हूं, अभी ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया एक तरीके से। तो जैसे ही मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया, अब जब a b को प्लस करेगा, प्लस यहां दो काम करता है। अगर तो ये वेरिएबल दोनों, इनकी वैल्यू न्यूमेरिक है दोनों वेरिएबल्स की,
तब तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक वैल्यू अर्थमेटिकल के अलावा, मतलब न्यूमेरिकल के अलावा, न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई स्ट्रिंग आ गई, ये क्या करेगा, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करने लगता है। यानी प्लस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर, यानी कि ये दोनों को जोड़ने का भी काम करता है एक तरीके से। मैं दिखाता हूं कैसे। अभी यहां क्या आएगा, 10 और 20 ऐड नहीं होंगे, यहां 10 और 20 लिखे हुए आ जाएंगे साथ में। ये देखो आप, 10 आ गया, उसके बगल में 20 आ गया। एक यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है और एक यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए जो वैल्यू प्रिंट होके गई आपको वो मिली 10 और 20। यानी कि अगर मैं ए में यहां नाम रखता, सपोज यहां लिखता मैंने, मान लीजिए अमित लिखता मैं यहां पे, और दूसरे में लिखता मैं कुमार, तो अब ये क्या हो गया, ए में क्या आ गई, एक स्ट्रिंग आ गई अमित, बी में एक स्ट्रिंग आ गई कुमार। अब यहां पे प्लस क्या काम करेगा, अभी भी कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का, यानी कि जोड़ने का काम करेगा दोनों स्ट्रिंग को। तो ये यहां देखिए आंसर आया क्या, अमित कुमार, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो हमने क्या किया, एक और प्लस यहां लगा दिया, बीच में हमने क्या किया कि स्पेस दे दिया इस तरीके से। अभी अमित कुमार के बीच में स्पेस आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, ये अमित कॉन्कैटिनेट हुआ किससे, एक स्पेस से, फिर कॉन्कैटिनेट हुआ कुमार से। तो ये इस तरीके से फर्क करता है, यानी कि डिपेंड करता है कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आंसर कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स ये था ऑपरेटर्स की सीरीज। तो फ्रेंड्स ये थी ऑपरेटर्स की सीरीज। ये सीरीज आपको कैसे लगी, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये सीरीज आपको कैसे लगी ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको कोई और डाउट हो, कोई इश्यू हो किसी ऑपरेटर्स के बारे में कि ये कैसे काम करता है, या उसका आपको एग्जांपल समझ में नहीं आया, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहां पे उसकी डिटेलिंग दी गई है उस पेज पे। आप वहां भी चेक कर सकते हो, या अगर आपको वहां से भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको फिर से उसका आंसर एक नई वीडियो में बना के दे दूंगा। ये कैसे लगी सीरीज आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अगली जो सीरीज बेसिकली होगी फ्रेंड्स, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज में, हम जो कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशंस कैसे लगाते हैं, बेसिकली इफ एल्स कंडीशन बेसिकली पढ़ेंगे हम अगले सीरीज में। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय।